CH-117 शैडो स्पाइक्स। कुछ ही पल बाद उस सुरंग में से बहुत तेज हवा का झोंका आया जो एक बवंडर में बदल गया। कोई आम बवंडर नहीं, बल्कि एक रेतीला बवंडर, और ये बवंडर सीधा आरव के पास खड़ी हुई एक राक्षसी के पास चला गया। उस राक्षसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक दूसरी दुनिया से एक इतना शक्तिशाली बवंडर आ जाएगा। उसे तो कुछ रिएक्ट करने का वक्त भी नहीं मिला था और इस रेत और पत्थरों से भरे बवंडर ने उस पर हमला कर दिया। उसके बगल में खड़ी हुई राक्षसी भी इस बवंडर की चपेट में आ गई। महामाया ने गुस्से में उन सारी राक्षसियों को आदेश दिया कि वो इस बवंडर से न डरे और आरव के टुकड़े टुकड़े कर दे। आरव अब भी शांत अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। जैसे ही वो दो राक्षसियां महामाया का आदेश सुनकर आरव की तरफ हमला करने के लिए बढ़ी, सुरंग के अंदर से एक हाथी जितना बड़ा और हट्टा कट्टा ब्लू स्प्रिट वुल्फ उनकी तरफ दौड़ पड़ा। आवो वो जोर से गुर्राया और सुरंग के बाहर इतनी ताकत से दौड़ा कि सीधा उन दो में से एक राक्षसी से टकरा गया जो आरव पर हमला करने वाली थी। आरव का स्पिरिट वुल्फ बहुत खतरनाक था। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो राक्षसी उसका हमला बर्दाश्त नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि किसी हाथी ने एक चूहे को उठाकर फेंक दिया हो। स्पिरिट वुल्फ के हमले से वो राक्षसी उड़ते हुए सीधा दूर जाकर गिर गई और उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। जब आरव के स्पिरिट वुल्फ ने एक राक्षसी का काम तमाम कर दिया, तो वो तुरंत उस दूसरी राक्षसी की तरफ कूदा जो आरव पर हमला करने वाली थी और उसे खाने लगा। उसने पहले उस राक्षसी को अपने जबड़ों के बीच में दबाया और फिर उसे चबाने लगा। हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और वो राक्षसी स्पिरिट वुल्फ से बचने के लिए अपने हाथ पैर फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने बड़े स्पिरिट वुल्फ से बच सके। स्पिरिट वुल्फ ने दूसरी बार में उसके दो टुकड़े किए और उसे एक कोने में कचरे की तरह फेंक दिया। उस राक्षसी की कहानी वहीं खत्म हो गई थी। स्पिरिट वुल्फ ने दो राक्षसियों को महज कुछ पलों में ही मार गिराया था। ये देखकर बाकी की राक्षसियां भी डर के मारे भूत बनकर खड़ी हो गईं और एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वो स्पिरिट वुल्फ की खतरनाक उपस्थिति महसूस कर पा रही थी। जब से आरव ने अपने स्पिरिट वुल्फ को 20 चमत्कारी बूटी दी थी, तब से उसका स्पिरिट वुल्फ कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसके लिए इन आम सर्वेंट क्लास राक्षसियों को हराना बहुत आसान हो गया था। मेरे प्यारे वुल्फ, इन राक्षसियों को हराने में मेरी मदद करो, आरव ने अपने स्पिरिट वुल्फ से कहा। उसके स्पिरिट वुल्फ के दांतों से अब भी उस राक्षसी का खून बह रहा था। उसने नफरत और गुस्से भरी नजरों से अपने चारों तरफ खड़ी हुई उन राक्षसियों को देखा। वो आरव को बचाने के लिए खुद से ज्यादा शक्तिशाली मैजिकल बीस्ट से भी लड़ सकता था। कातिल महामाया, अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरा नाम भी आरव नहीं, आरव ने गुस्से में महामाया को चिल्लाकर कहा। आरव की बात सुनकर महामाया गुस्से से तमतमा गई। वो ये सोच रही थी कि अगर उसके बच्चों को एक खतरनाक वुल्फ मार रहा है, तो वो उसके मालिक को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब वो और सहन नहीं कर पा रही थी और जोर से आरव की तरफ कूदी। उसके पंजे बहुत नुकीले थे और उनकी वजह से वो आसानी से कहीं भी चढ़ सकती थी। अपने इन्हीं पंजों का इस्तेमाल करते हुए वो स्टेज पर मौजूद एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर चढ़ गई। खुद को थोड़ा बैलेंस करने के बाद वो एक बार फिर एक मिसाइल की तरह तेजी से कूदी। इतनी रफ्तार से तो वो आसानी से आरव के टुकड़े टुकड़े कर देती, और अब तो उसकी मैजिक शील्ड भी उससे बचाने के लिए उसके पास नहीं थी। हाइडिंग शैडो, अपना कमाल दिखाओ, आरव ने एक कदम बढ़ाया और स्टेज के पीछे के हिस्से में कूद गया, जहां ढेर सारी परछाइयां थी। उसका शरीर जाकर उन परछाइयों में मिल गया था जो स्टेज के इस हिस्से में थी, और जब तक वहां की लाइट्स ऑन हुई और वहां से सारी परछाइयां गायब हुई, तब तक आरव स्टेज के दूसरे हिस्से में जा चुका था। महामाया ने फिर अपने पंजों से हमला किया और उसके एक ही हमले ने स्टेज को बीच में से चीर कर रख दिया। महामाया महसूस कर पा रही थी कि वो महज हवा में अपने पंजे चला रही थी। वो वहां परछाइयों में आरव को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अब तक वो नहीं मिला था। तभी अचानक से महामाया की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और वो कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गई। अगले ही पल वो ड्रम एरिया में थी और उसने अपने पंजों से सब कुछ चीर कर रख दिया। वहां रखे हुए मेटल ड्रम्स खिलौने की तरह टूट गए थे और उनके पीछे एक इंसान की परछाई थी जो दो हिस्सों में कट गई थी। हाइडिंग शैडो एक मैजिशियन को हर हमले से नहीं बचा सकता था। इसका इस्तेमाल करते वक्त मैजिशियन आम इंसान से भी ज्यादा कमजोर हो जाता था, और अगर उस वक्त उसका दुश्मन उसकी परछाई पर हमला करता तो मैजिशियन की मौत भी हो सकती थी। आमतौर पर एक मैजिकल बीस्ट के पंजे सिर्फ मैजिशियन के सीने को ही चीरते थे, लेकिन हाइडिंग शैडो का इस्तेमाल करते वक्त मैजिशियन सीधा दो टुकड़ों में बट जाता था। महामाया ने आरव की लोकेशन का पता लगा लिया था और उसने बिना एक पल भी बर्बाद किए उस पर हमला कर दिया था। जैसे ही उसने देखा कि उसकी परछाई दो हिस्सों में कट गई थी, उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो बेहद खुश थी कि आखिर उसने आरव का काम तमाम कर दिया। वो अपने बच्चों के साथ आरव की मौत का जश्न मनाने ही वाली थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी।
बेवकूफ, क्या तुम्हें आयनों के बारे में कुछ नहीं पता? स्टेज की दूसरी लोकेशन से एक इंसानी परछाई अंधेरे से बाहर आए। इसी वक्त जहां महामाया ने हमला किया था, वहां से कई सारे कांच के टुकड़े एक साथ गिरने लगे। ऐसा लग रहा था कि आरव की परछाई उन आयनों के टुकड़ों से गायब हो गई थी। रोज फ्लेम्स, आरव ने गुस्से में चिल्लाया और उसके पैरों के नीचे रोज फ्लेम्स आ गए। आरव का शरीर उसके खून से ही लथपथ था। उसका खून और ये रोज फ्लेम्स एक जैसे ही दिख रहे थे। जब ये फ्लेम्स धड़कना शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि आरव का खून भी इनमें मिल गया है। आरव के पैरों के नीचे कई सारे स्टार पाथ्स बनने लगे जो आखिर में एक बड़ी फायर स्टार एटलस में बदल गए थे। देखते ही देखते रोज फ्लेम्स चारों तरफ फैलने लगी और आरव इनके बीचों बीच खड़ा हुआ था। हमला करो और दुश्मन को मजा चखाओ। उसकी इंटरमीडिएट स्पेल पूरी तरह तैयार हो गई थी। अचानक से उसके चारों तरफ फैली हुई रोज फ्लेम्स कम होने लगी और उनकी पूरी शक्ति आरव की मुट्ठी में आ गई। गुस्से में आरव ने महामाया की तरफ देखा जो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी। आरव की आंखों में गुस्से की आग साफ दिख रही थी और उसने अपने इसी गुस्से के साथ उस इंटरमीडिएट फायर मैजिक शक्ति से भरे हुए फ्यूरी फिस्ट को सीधा महामाया की तरफ फेंक दिया। आरव की रोज फ्लेम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक ज्वालामुखी फट गया हो। आग की भयानक लपटों ने स्टेज पर सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। जैसे जैसे ये आग की लपटें बढ़ती गईं, वो सीधा महामाया की तरफ बढ़ने लगी। इनके रास्ते में आने वाली हर चीज राख होती जा रही थी। लेकिन महामाया भी कुछ कम नहीं थी। उसने अपने चारों पैर से जोर लगाया और स्टेज के नीचे कूद गई। उसे भी पता था कि अगर वो स्पिरिट ग्रेट फ्लेम के इंटरमीडिएट मैजिक के हमले से घायल हो जाती तो उसे अपनी आखिरी सांसें गिनने का भी मौका नहीं मिलता। वो तेजी से आरव के फायर फिस्ट के हमले से दूर भागने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि स्पिरिट ग्रेड इंटरमीडिएट मैजिक के हमले से बच पाना इतना आसान नहीं था। उसकी तमाम कोशिशें बेकार हुई और आखिर में फायर फिस्ट की लपटों ने उसे अपनी चपेट में ले ही लिया। उसका पूरा शरीर इन लपटों से ढक गया था और कुछ ही पलों में वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इन्हीं लपटों से ढकी हुई वो सीधा स्टेज के नीचे जाकर गिर गई। उसकी सांप जैसी दिखने वाली खाल पूरी तरह से जल गई थी। पिछली बार महामाया को आरव की बर्निंग बोन से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार न सिर्फ उसकी खाल पूरी तरह से जल गई थी, बल्कि वो अंदर से भी चोटिल हो गई थी। अब महामाया आग की इन लपटों में दर्द से चीख रही थी। उसके चेहरे पर यह दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन महामाया इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि आरव के इस हमले के बाद भी वो मरी नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो तुरंत उठकर खड़ी भी हो गई थी और गुस्से में जोर जोर से चीख रही थी। अर्र अर्र। अब उसे आग की लपटों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। अब वो सिर्फ आरव को सबक सिखाना चाहती थी और हमला करने के लिए फिर सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसकी रफ्तार अब भी उतनी ही तेज थी जितनी आरव के स्पिरिट ग्रेड इंटरमीडिएट मैजिक से हमला करने के पहले थी। आरव आरव, वो लोग बस अंदर आने ही वाले हैं, छुटकी ने आरव को बताया। ठीक है, मैं उनके फैसले की कद्र करता हूँ। आरव की नजरें उस तेजी से दौड़ती हुई महामाया पर टिकी हुई थी। आरव, वहां से भाग जाओ, महामाया तुम्हें मार देगी, छुटकी ने आरव से कहा। वो उसके लिए बहुत परेशान थी। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो महामाया अपनी तेज रफ्तार से आसानी से उसे पकड़ लेगी। आरव वहां खड़ा होकर चारों तरफ नजर घुमा रहा था और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी जान बचा सके। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी परछाई पर पड़ी। महामाया अब भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव उसकी नफरत और गुस्से को महसूस कर पा रहा था। इस बार तो महामाया उसके चीथड़े उड़ा देना चाहती थी। स्टार एटलस बुक, मेरी मदद करो। जैसे ही आरव ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसके हाथ में एक काला स्क्रोल आ गया। इस स्क्रोल में ढेर सारी एनर्जी थी और इस पर छोटी छोटी लाइट्स चमक रही थी। देखते ही देखते आरव के पैरों के नीचे कुछ परछाइयां एक दूसरे से जुड़ने लगी और वहां एक बड़ा सा डायग्राम बनने लगा। ये और कुछ नहीं बल्कि आरव के शेडो मैजिक का स्टार एटलस था। ये स्टार एटलस बुक आरव के नेबुला के 49 शेडो स्टार को एक स्टार एटलस में जोड़ रही थी। लेकिन इसकी रफ्तार काफी कम थी और आरव बिना हिले डुले स्टार एटलस के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। महामाया की स्पीड बहुत तेज थी। स्टेज के नीचे से उठकर वो तुरंत स्टेज के ऊपर कूद गई और आरव की तरफ भागने लगी। इस दौरान आरव अपनी स्टार एटलस के बनने का इंतजार कर रहा था। पहले उसका एक शेडो स्टार पाथ बना, फिर दूसरा और फिर ऐसे ही 7 स्टार पाथ बन गए और एक दूसरे से जुड़ने लगे। उसकी स्टार एटलस के 49 स्टार्स महामाया की रफ्तार से मुकाबला कर रहे थे। अगर आरव के नेबुला के स्टार्स के जुड़ने की स्पीड थोड़ी सी भी कम होती तो महामाया आरव के स्पेल पूरा करने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। इस बार आरव के पास उससे बचने की कोई ट्रिक नहीं थी। उसने स्टार एटलस बुक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था।
उसे पूरा भरोसा था कि उसकी स्टार एटलस बुक की स्पीड महामाया से भी तेज होगी। आरव को महामाया से आने वाली बदबू आ रही थी। वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। आरव भी पूरा ध्यान लगाकर खड़ा हुआ था, नहीं तो स्टार एटलस बनाने में उसकी जो भी मेहनत और वक्त लगा था वो सब बर्बाद हो जाता। आखिरकार आरव के सामने एक बड़ी सी परछाई बन ही गई। ये बिल्कुल एक कील की तरह दिख रही थी। ये एक बड़ी सी परछाई थी जो अभी हवा में उड़ रही थी। शेडो स्पाइक्स, इसे कैद करो। आरव ने इस हवा में उड़ती हुई शेडो स्पाइक्स को सीधा वहां फेंक दिया जहां महामाया खड़ी थी। वो शेडो स्पाइक अब हवा से गायब हो गई थी और परछाइयों से होकर महामाया की तरफ जा रही थी। महामाया आरव के बेहद करीब आ चुकी थी और अपने पंजे आरव की तरफ बढ़ा रही थी। अगर उसका एक पंजा भी आरव को लग जाता तो आरव का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता। जब आरव ने अपना सिर उठाकर देखा तो महामाया का पंजा बस उसकी जान लेने ही वाला था। उसके चेहरे और महामाया के बीच में महज कुछ सेंटीमीटर का ही अंतर था। महामाया ने जोर से आरव के चेहरे पर अपना पंजा मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसके चेहरे को छू तक नहीं पाई। महामाया आरव और अपने बीच की दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा पाई थी। आरव बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी से ही बच गया था। महामाया गुस्से से चिल्ला। वो आरव को दो हिस्सों में चीरना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। बस अगर वो थोड़ी और आगे बढ़ पाती तो आरव को मार सकती थी, लेकिन वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि भागते भागते किसी ने उसे अचानक पकड़ लिया था। जब महामाया ने अपना सिर पीछे घुमाते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि लाइट की वजह से उसकी परछाई और भी बड़ी हो गई थी। उसे गुस्सा तो इस बात पर आया कि उसकी परछाई पर एक बहुत बड़ी शेडो स्पाइक लगी हुई थी और उसकी परछाई उस जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। आरव ने उसकी परछाई को शेडो स्पाइक से एक जगह जकड़ लिया था, इसलिए वो एक जगह पर ही अटक गई थी। वो जोर जोर से अपने पंजे फड़फड़ा रही थी और आरव तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रही थी। थंडरबोल्ट। महामाया ने देखा कि उसके सामने खड़े हुए आरव की आंखें अचानक पर्पल हो गईं। वो महामाया को बहुत ध्यान से देख रहा था और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। ये दिखा रही थी कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि वो चाहता था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉर्स आरव के पैरों के नीचे उभरने लगे थे। इन स्टॉर्स से आरव बखूबी वाकिफ था और ये स्टॉर्स शेडो एलिमेंट के स्टार से बहुत तेज थे। कुछ ही पलों में ये अलग अलग स्टार पाथ्स में जुड़ गए और उन स्टार पाथ्स ने एक साथ जुड़कर एक लाइटनिंग स्टार एटलस बना ली। देखते ही देखते इसकी सारी शक्ति आरव की एक उंगली में आ गई। ये लो, अब इससे बचकर दिखाओ। आरव ने एक कदम पीछे लिया और अपनी उंगली से महामाया के सिर की तरफ इशारा किया। महामाया के ऊपर तुरंत एक बड़ा सा काला बादल छा गया। वो बहुत शक्तिशाली था। कड़क ककक। कुछ ही पलों बाद बिजली के कड़कने की जोर की आवाज आए। ऑडिटोरियम के ऊपर से सब कुछ चीरता हुआ एक थंडरबोल्ट नीचे आ रहा था। जैसे ही वो थंडरबोल्ट स्टेज पर फटा, ऐसा लगा जैसे कि वक्त वहीं पर थम गया हो। फायर इंटरमीडिएट मैजिक फियरी फिस्ट और लाइटनिंग इंटरमीडिएट मैजिक थंडरबोल्ट को इस दुनिया की सबसे खतरनाक अटैकिंग स्पेल्स माना जाता था। लेकिन ये दोनों स्पेल्स एक दूसरे से बहुत अलग थे। जहां फियरी फिस्ट की मदद से किसी एक जगह पर धमाका किया जा सकता था और दुश्मनों के एक बहुत बड़े ग्रुप का सफाया किया जा सकता था, वहीं थंडरबोल्ट एक तरह से लाइटनिंग ही था। ये सिर्फ एक ही टारगेट को मार सकते थे, लेकिन लाइटनिंग की पावर इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचने के बाद तो और भी बढ़ जाती थी। अगर कोई इसके हमले से बच जाता तो ठीक था, लेकिन अगर उस जगह से न हट पाता तो उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। जब आरव 3 राक्षसियों से लड़ रहा था तब उसने अपने लाइटनिंग इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था। थंडरबोल्ट की शक्ति बेहद खतरनाक थी। वो सिर्फ उन राक्षसियों को नहीं, बल्कि उनके अंदर फंसी इन्फेक्टेड लड़कियों को भी मार सकता था। आरव उनका कातिल नहीं बनना चाहता था। इस सब को ध्यान में रखते हुए ही आरव ने महामाया को मारने के लिए लाइटनिंग इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल किया था। आरव ने इस बार कोई भी कोताही नहीं बरती थी। कड़ाकक कड़ाकक। अभी तक ऑडिटोरियम से जोर जोर की बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। स्टेज पर एक बहुत बड़ा काला गड्ढा बन गया था और महामाया की लाश इसमें गिरने ही वाली थी। ऑडिटोरियम में मौजूद सारे पैरासाइट राक्षस जमीन पर गिर गए थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनसे उनकी सांसें ही छीन ली हो। सारे स्टूडेंट्स अब भी यहाँ वहां भाग रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ था। वो बस कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना चाहते थे।